हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं और मेरे साथ पढ़ाई में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ऑलरेडी उसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का अपना यह सब्जेक्ट चल रहा है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। आप सभी मेहनत में लगे हुए हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, इसी तरीके से पढ़ाई करते जाएं, क्योंकि अपने पास बहुत एक लंबा सफ़र है और समय है काफ़ी कम। तो मेहनत हमारी आपकी तरफ थोड़ी सी चल रही है और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यूनिट 3 पे मैं आ गया हूँ। बुक का ऑफ़र अभी भी ऑन ही है, ठीक है। 849 रुपीज़ में पूरी की पूरी सॉफ्ट कॉपीज़ आपको मिल रही है। हार्ड कॉपीज़ अभी भी अवेलेबल नहीं हुई है। जैसे अवेलेबल होगी आपको ऑफ़र की डिटेल टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। 849 में 7 बुक्स आपकी, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की, 1 सब्जेक्ट 3 और सेकंड सब्जेक्ट 3, तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ वाला 7 सब्जेक्ट्स की आपको बुक मिल रही है, ठीक है। वेबसाइट से आप ऑफ़र बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। अब देखिए, ये तो बात ऑफ़र वगैरह की हो गई। बात ये जो 3rd यूनिट की है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3rd यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स निकल कर आएंगे, अभी तक जितना भी हमने देखा है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करी है। 3rd यूनिट से ऑथर और AKTU ने इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि अब हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, और बिजनेस कौन से, ग्लोबल बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल बिजनेस में इमर्जिंग इशूज़ के बारे में बात करेंगे। तो माइंडसेट अपन को ऐसे रखना है। शुरुआत की 2 यूनिट के अंदर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, 3rd यूनिट के अंदर हम बिजनेस के बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो अपना निकल कर आया है वो आया है न्यू एज ऑफ इकोनॉमिक्स। न्यू एज ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये जो न्यू एज ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसकी डेफिनेशन क्या है। न्यू एज ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का तो डेफिनेशन आप सबको पता है, नहीं पता तो चलो अभी बता देते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या होती है, हर इंसान के पास अपनी नीड होती है, ठीक है, और हमारे के पास एक रिसोर्सेज होते हैं। इन दोनों के बीच में इक्वलाइजेशन लाना, यानी कि जो हमारे पास नीड्स हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसमें ऐसा इक्वलाइजेशन लाना जिससे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कर सकें और हमारी नीड भी सेटिस्फाइड हो सकें। इस एक्टिविटी को इकोनॉमी कहते हैं और इसकी स्टडी इकोनॉमिक्स कहलाती है। मिक्स। अब सर अब क्या है, आप तो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने जो डेफिनेशन बोली वो आज तक बहुत सी कम किताबों में आपको देखने के लिए कोट होगी, लेकिन वास्तव में इकोनॉमी इसी तरीके से चलती है। तो थोड़ा सा और ब्रॉडर वे से मैं इसको समझाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास 1000 रुपये है और मेरे को कुछ घूमने भी जाना है, कुछ शॉपिंग भी करनी है और घर पे कुछ सेविंग भी ला के देनी है। तो जब मैं घूमने जाता हूँ 1000 रुपये के लिए, तो मैं पब्लिक पार्क चला गया, वहाँ से मेरी मनी सेव हो गई, है ना। कुछ ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट मोड्स थे, टैक्सी था, बाइक टैक्सी था, जैसे रैपिडो में बाइक टैक्सी चलती है ना, वो था, लिफ्ट था, तो हमने बाइक टैक्सी ली, उससे हमारे पैसे सेव हो गए। तो और कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ शर्ट्स वगैरह ख़रीदने थे, तो हमने एवरेज शर्ट्स वगैरह ख़रीद ली, तो उससे हमारे थोड़े पैसे सेव हो गए। तो घर मिला के कुल मिला के हमने 800 रुपये खर्च कर दिए, जिसमें मैंने फूड के ऊपर खर्च कर दिया, घूमने फिरने पे खर्च कर दिया और शॉपिंग के ऊपर खर्च कर दिया। 200 रुपये बचा के हमने सेविंग कर ली। यानी अब क्या, अब इसको थोड़ा सा परसेप्शन से समझो, इकोनॉमी के परसेप्शन से। 1000 रुपीज़ मेरे पास थे, ये मेरे रिसोर्सेज थे, ये एक फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं, और मेरी नीड बहुत सारी थी। मुझे तो शर्ट 5000 की भी पसंद थी, है ना, मुझे तो घूमने के लिए फ़ॉरेन भी जाना था, है ना, और हम तो टैक्सी में आने वाले थे, वो भी AC चालू करके, भैया AC और म्यूज़िक फुल कर दो, क्या AC और म्यूज़िक फुल कर दो। लेकिन क्या हुआ कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड में थे। जब रिसोर्सेज लिमिटेड में थे तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो नीड्स हैं, वो एंडलेस होती है, लेकिन हमने उनमें से कुछ नीड्स फुलफिल करी। तो इसी के बीच में क्या हुआ, इक्वलाइजेशन हुआ, और इसी को ही कहते हैं हम इकोनॉमी, इसी को ही अर्थशास्त्र कहते हैं, कि अर्थ का शास्त्र यानी कि पैसे का विज्ञान। इसके अंदर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, यानी अमाउंट है, रिसोर्सेज यानी कि आप मनी ले सकते हो, वैसे रिसोर्सेज में बिल्डिंग आ सकती है, फर्नीचर आ सकता है, कार आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, थिंग भी इंक्लूड है। लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनसे हमने हमारी नीड सेटिस्फाइड करी विद द मैक्सिमम लेवल, हमने उनका यूज़ करा और हमारी नीड सेटिस्फाइड करी, जिससे
हमारे रिसोर्सेज भी थोड़े से बच गए जो सेविंग के तौर पे रहे। इसी को ही इकोनॉमी कहते हैं और इसकी स्टडी इकोनॉमिक्स कहलाती है ना। इकोनॉमी की स्टडी ही इकोनॉमिक्स कहलाती है। इसलिए अब ये न्यू एज ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि इकोनॉमी पहले यही चल रहा था, चाणक्य शाप की नीति चल रही थी, और ये इकोनॉमिक्स के मैनेजर इकोनॉमिक्स में अपन ने सेकेंड सेम के अंदर बहुत अच्छे से देखा है ना। पर ये फोर्थ सेम के अंदर इतना डिटेल में इकोनॉमिक्स में मैं नहीं जाऊँगा, केवल न्यू एज ऑफ इकोनॉमिक्स पे चलते हैं। न्यू एज ऑफ इकोनॉमिक्स ये कह रही है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी का पैराडिग्म शिफ्ट हो गया है। ये कह रही हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इकोनॉमी रन करने लग गई है। किसके ऊपर? कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, इनोवेशन, एडवांसमेंट के ऊपर इकोनॉमी रन करने लग गई है। आपको याद होगा जब स्मार्ट वॉचेस आए थे मार्केट के अंदर, आज से कुछ 4-5 साल पहले, तब नॉर्मल स्मार्ट वॉच जो केवल आपको टाइम बता देता था और ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर आपको कॉलिंग का आइडिया दे देता था, वो स्मार्ट वॉच 5,000 रुपये से 6,000 रुपये के आ रहे थे। आज वही स्मार्ट वॉच का प्राइस गिरते गिरते 500-600 रुपये में भी आया। वो उस समय इतने हायर प्राइस पे क्यों थे? वो इसलिए थे क्योंकि उस समय नई टेक्नोलॉजी, कभी भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका प्राइस हाई सेट किया जाता है, ज़्यादा वो पेनिट्रेशन वाली स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, प्राइस स्कीमिंग वाली स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। वो पॉइंट आज की इकोनॉमिक्स में देखने मिल रहे हैं। आज की इकोनॉमिक्स, न्यू एज ऑफ इकोनॉमिक्स ये कह रही है कि कंज्यूमर वास्तव में किंग नहीं है। कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करके हम मार्केट में इकोनॉमी रन कर सकते हैं। विदाउट कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करके हम अपनी इकोनॉमी रन नहीं कर सकते। इकोनॉमी में हमेशा इनोवेशन की ज़रूरत है, एडवांसमेंट की ज़रूरत है। आप नया मोबाइल क्यों लेते हैं? सर हैंग होने लग गया है, सर अब नया मॉडल आ गया है। बहुत कम बच्चे ऐसा बोलते हैं कि ये वाला जो पुराना हमारे पास मोबाइल है ये अब चल नहीं रहा, मतलब ये डेड हो गया है, इसलिए अब हम नया मोबाइल ले रहे हैं। आप कह सकते हो कि 10 to 15% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनका मोबाइल या तो टूट जाता है या गुम हो जाता है या डेड हो जाता है, जिसके कारण वो मोबाइल चेंज करते हैं। यूजुअली आप अपने ग्रुप के अंदर भी चेक करोगे तो शो ऑफ करने के लिए या नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए या नई यूटिलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम मोबाइल जैसे गैजेट्स को चेंज करते हैं। यानी कि एक 15-20 हज़ार का मोबाइल लिया हमने, उसकी लाइफ तो वैसे ज़्यादा थी लेकिन हमने 2-3 साल में उसको बदल दिया। बहुत से ऐसे लड़के बोलेंगे सर हम 10-10 साल से चला रहे हैं, तो भैया चला रहे हो क्योंकि बजट नहीं आया, अगर बजट आ जाता तो कब का चेंज हो जाता। गेटिंग माई पॉइंट। तो न्यू एज ऑफ इकोनॉमी क्या कह रहा है कि यहाँ पर कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर वो प्रोडक्ट के इनोवेशन के साथ चेंज हो रहा है, यानी नीड ऑटोमेटिक जनरेट होगी यदि नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आएगा। तो इकोनॉमिक्स के रन करने का फंडा ही क्या कह रहा है? इकोनॉमिक्स रन कब होती है? यहाँ पे आप ये बात भी ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स रन तभी होगी जब डिमांड में हाइक होगा, क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ती है प्रोडक्शन वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्शन करेगा, और जब ये प्रोडक्शन करेगा तब एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, रॉ मटेरियल परचेज होगा तो बिजनेस रन होगा, या और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट आएगा तो जॉब क्रिएशन होगा, और जॉब से फिर क्या आएगी? मार्केट में मनी आएगी, और मनी से फिर से डिमांड इंक्रीज होगी। भाई हम पैसे का क्या कर रहे हैं आजकल? सेव तो नहीं कर रहे इतना ज़्यादा, 1 रुपया कमा रहे तो 1 रुपया ही खर्च करने का, और लोन लेके क्रेडिट कार्ड लेके 1.25 रुपये खर्च करने का सोच रहे हैं। वास्तव में ये हो रहा है ना। बहुत से जॉब वाले स्टूडेंट हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, दूसरे क्रेडिट कार्ड से इस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं, फिर तीसरा क्रेडिट कार्ड लेने हैं उससे दूसरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं, एक सर्कल में फंसते हुए चले जा रहे हैं। बहुत सारे ड्रीम 11 पे टीम बना के सोच रहे हैं कि हाँ भाई करोड़पति तो अब हमको बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक्चुअल में जो आज की इकोनॉमी रन हो रही है तो ये सब जो स्पेकुलेशन की चीज़ें इनसे हमको दूर रहना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये हमारे माइंडसेट को एक रिस्ट्रिक्ट कर लेती हैं। जब आप टीम बनाने पे आ गए ना ड्रीम 11 पे, तो यकीन मानिए कि आप केवल उस पूरे दिन केवल वही काम कर पाए। आपने अपनी प्रोडक्टिविटी जो इंसान का भगवान ने शरीर दिया है उससे कहीं ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और एंड रिजल्ट को छुआ नहीं। इसलिए गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर हायर टैक्स इवॉल्व कर रही है। अब मैं इसको इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको, तो आप धड़ाधड़ ये पूरी की पूरी यूनिट निपटा दोगे। तो न्यू एज ऑफ इकोनॉमिक्स समझ में आ गया। यहाँ पर कंज्यूमर पैटर्न के ऊपर बात हो रही है, कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बात हो रही है, नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पर एडवांसमेंट के ऊपर बात हो रही है। ये इसके की फीचर है, यानी कि टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के की फीचर है ना। इनोवेशन सेंट्रिक है ये वाली अप्रोच, और सस्टेनेबल फोकस कर रही है। यानी कि सस्टेनेबल फोकस, ये ग्रीन एनवायरनमेंट कह सकते हो आप, या एनवायरनमेंट को ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल कराना जो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकें। ऐसा ना हो कि उनका कार्बन एमिशन ज़्यादा होने के कारण वो प्रोडक्ट अब फ्यूचर में आउटडेटेड हो जाए, ठीक है, या बैंड हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर
सर्कुलर इकोनॉमी। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या कह रही है? सर्कुलर इकोनॉमी ये कह रही है जो पुराने समय में हमारी नेचर करती थी। नेचर क्या करती थी? नेचर क्या है? जैसे कि नेचर एक वाटर कैसे चलता है? सर्कल में चलता है। समुद्र से पानी उठा, बादल बने, फिर ज़मीन पे आया, बारिश हुई, नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में मिल गया। तो एक सर्कल की तरह वाटर चलाना। इसी तरीके से इकोनॉमी भी आप कहने की कोशिश ये कर रही है कि हर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उसकी इकोनॉमी सर्कल में चले। यानी कि यहाँ पर सर्कल 2 लेयर 3 लेयर इकोनॉमी तो चल ही रही है। यानी कि इकोनॉमी कैसे चले कि यहाँ पर प्रोड्यूसर है और यहाँ पर पब्लिक है या कंज्यूमर है। आप कंज्यूमर मान लीजिए, है ना। जब कंज्यूमर है, जब प्रोड्यूसर क्या करे, कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे और इसके साथ में ये उसको क्या दे, जॉब भी दे। और कंज्यूमर बदले में क्या करे, कंज्यूमर बदले में उसको कंज्यूमर बदले में प्राइस भी दे रहा है जो वो प्रोडक्ट बाय कर रहा है, इसके साथ लेबर भी अवेलेबल करा रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी। ये एक सर्कुलर टाइप में चला। प्रोड्यूसर ने अपनी इकोनॉमी के रन करने के लिए प्रोडक्शन का डेवलपमेंट किया, जॉब अपॉर्चुनिटी करी। वहीं जो कंज्यूमर और पब्लिक है वो अपनी इकोनॉमी रन करने के लिए प्राइस भी दे रही है और लेबर भी दे रही है। लेबर यानी कि जो उनके वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमी अपनी रन हो रही है। सर्कुलर काइंड ऑफ इकोनॉमी 2 वे 3 वे 3 सेक्टर 4 सेक्टर इकोनॉमी में आता है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना। इसके अंदर जो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी में कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि इसमें हमारी इकोनॉमी जो भी वेस्टेज हो रहा है वो वापस से रीजनरेट हो जाए, यानी हमारी इकोनॉमी एक सर्कुलर फ्लो में चले। यानी कि एक कपड़ा जो आज मैं पहन रहा हूँ, जो शर्ट मैं आज पहन रहा हूँ, ये वापस से यूटिलाइजेशन में आए, रिसाइकल हो जाए और फिर से इसकी शर्ट बन जाए। तो इस तरीके से मिनिमम वेस्टेज के ऊपर ये इकोनॉमी रन कर रही है और एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों एक साथ जुड़े हुए बताए गए, तो इसको सर्कुलर इकोनॉमी बोला गया। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है? रिसाइकल पे वर्क करती है, रीजनरेशन पे वर्क करती है और रीयूज पे वर्क करती है। रिसाइकल, रीजनरेशन और रीयूज पे, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को वेस्ट मत होने दो, दोनों पिलर को एक साथ जोड़ के रखो। पिलर दोनों कौन से? एक तो एम्प्लॉयर और दूसरा पब्लिक, है ना। दोनों को एक साथ जोड़ के रखो और इकोनॉमी को रन करते रहो, जिससे मिनिमम जो हो जाए वो वेस्टेज हो जाए, कंजप्शन जो हो जाए वो रॉ मटेरियल का डिजाइन हो जाए न्यू थिंग बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। अब एक होती है लीनियर इकोनॉमी। अब लीनियर इकोनॉमी के अंदर एक तो अभी ये सर्कुलर इकोनॉमी बताया मैंने आपको, है ना। सर्कुलर इकोनॉमी इस तरीके से रन होगी, यहाँ पे प्रोडक्शन ने कुछ प्रोड्यूस करा, यहाँ पे कंज्यूम हुआ, यहाँ पर उसने फिर से दिया, ये वेस्टेज हमारा जनरेट हुआ और इसी वेस्टेज से फिर से प्रोडक्शन होगा और फिर कंज्यूमर ले जाएगा उसको, ठीक है। अब जो लीनियर इकोनॉमी है उसके अंदर ये कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस करा, कंज्यूमर ने कुछ कंज्यूम करा, यहाँ पे वेस्टेज आया और इसको डंप कर दिया गया, यानी कि इसको डिस्पोज कर दिया गया, इसको फिर से इकोनॉमी में नहीं जोड़ा गया। लेकिन क्या है हमारे पास, न तो हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। जितने मेटल्स हैं उतने मेटल्स हैं, है ना। तो रिसोर्सेज हमेशा हमारे पास लिमिट में है। यदि हम डंप करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बनेंगे। तो सर्कुलर इकोनॉमी का जो प्रिंसिपल है वो तो सस्टेनेबल प्रिंसिपल पर प्रैक्टिस करती है, जबकि जो लीनियर इकोनॉमी है वो वेस्टेज और इस तरीके की इकोनॉमी पर रन करती है, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो अपने मार्केट से बाहर चला जाता है, ठीक है। अब एक इकोनॉमी के टाइप्स में अपन आए हैं। लीनियर इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी में डिफरेंस बार बार पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है, आप समझ गए हैं, ठीक है। अब बिहेवियरल इकोनॉमी एक इकोनॉमी के न्यू एज ऑफ इकोनॉमी में एक टाइप आता है। बिहेवियरल इकोनॉमी ये कहती है कि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर का पैटर्न चेक होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसका एक बिहेवियरल एनालिसिस होना चाहिए और उसके थ्रू इकोनॉमी डिज़ाइन होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर या बायर के बाइंग बिहेवियर का एक पैटर्न एनालिसिस हो, उससे उसका बिहेवियर का आइडेंटिफिकेशन हो और उसके थ्रू इकोनॉमी की एक आइडियोलॉजी या एक प्रिंसिपल सेट किए जाए, ये बिहेवियरल इकोनॉमीज होती है। बिहेवियरल इकोनॉमी स्टडी हाउ साइकोलॉजिकल इमोशनल फैक्टर्स डिसीजन लेते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इकोनॉमी में। अब डिसीजन क्या ले रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमको बाय करना है, कौन सा प्रोडक्ट बाय नहीं करना। जैसे मैंने आपको बोला कि आज पहले कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी उसके अंदर लोग ज़रूरत होती थी तो खरीदते थे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, पहले की इकोनॉमी में लोग ज़रूरत होती थी तो खरीदते थे, आज की इकोनॉमी में लोग इच्छा होती है तो खरीदते हैं, है ना। नीड नहीं है, मन है,
यार हमें भी आईफोन लेना है। अरे आपका बढ़िया फ़ोन चल रहा है लेकिन सर आईफोन लेना है, थोड़ा शूशा होगा, हम रखेंगे उसको टेबल पे ला के, टिंग टिंग बजेगा तो मज़ा आएगा, है ना, थोड़ा जलवा होगा। इच्छा है, नीड नहीं है। नीड आपके दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से फुलफिल करी जा सकती है, लेकिन बिहेवियरल इकोनॉमी क्या कह रही है कि आज की इकोनॉमी के अंदर मार्केट में हम कंज्यूमर के बिहेवियर के कारण बने हुए हैं, कंज्यूमर की नीड के कारण नहीं बने हुए। नीड में तो हमेशा प्रोडक्ट हाई मिलता है। कोरोना में क्या हुआ, जब नीड थी ऑक्सीजन की बहुत हाई था, है ना, वैक्सीन की उसकी नीड थी, जो उसके इंजेक्शन की नीड थी काफ़ी हाई था। यानी कि जब भी प्रोडक्ट की अगर कोई नीड आ जाएगी तो वो हाईएस्ट प्राइस पर डेवलप हो जाएगा, लेकिन उसकी नीड के कारण नहीं, उसकी विल पावर के कारण, कंज्यूमर के विल पावर के कारण वो चीज़ें मार्केट के अंदर सोल्ड हो रही है। आज बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, अपने ही घर के अंदर नज़र घुमा के देखना कि कितनी चीज़ों की आपकी ज़रूरत थी और कितनी चीज़ों की आपको इच्छा थी। तो आप देखेंगे कि ज़रूरत तो बहुत कम चीज़ों की थी और इच्छा बहुत ज़्यादा चीज़ों की थी, इसलिए आज इच्छा वाली चीज़ें मार्केट में से आप ज़्यादा लेकर आए, है ना। ज़रूरत डिफरेंस है ना, दोनों के अंदर चीज़ें चेक करना। मैं ये नहीं कह रहा कि 5,000 की शर्ट मत पहनो या 2,000 की शर्ट मत पहनो, आप 500 की शर्ट में काम चलाओ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 5,000 की 1 शर्ट, 2 शर्ट, 4 शर्ट, 5 शर्ट की ज़रूरत थी ना, 15 की तो नहीं थी। तो नीड नहीं थी लेकिन विल थी कि हाँ यार ये खरीदना चाहिए, है ना। तो ये आपका बिहेवियरल इकोनॉमी के अंदर आता है। ये हमारी रेशनल होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। अब इथिकल कंसर्न इसके अंदर वैसे बिहेवियरल इकोनॉमी में रहा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बोला जाता है कि कंज्यूमर के माइंडसेट को मैनिपुलेट करके आज की इकोनॉमी रन करी जाती है और इसमें सारी चीज़ें आगे डेवलप करी जाती हैं। अब क्या हुआ, एथिकल इकोनॉमी कंसर्न के अंदर ये बोला गया कि केवल जो हम किसी भी कंज्यूमर के माइंडसेट को तो चेंज करें, लेकिन हम हमारे एथिक्स न छोड़ें, मोरल ग्राउंड पे उसको चीज़ें फेक न बताएं, ट्रांसपेरेंट रहें, अकाउंटेबल रहें, एथिकल गाइडलाइन फॉलो करें। अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं फिर देता हूँ आपको। कोरोना आया तो बैक्टीरिया आया तो सबने उसका कोरोना नाम रखा। जब उस वायरस का नाम हमने कोरोना रखा तो उसने कहा कि जम्स एक नॉर्मल वर्ड आ गया। अब जब जम्स वर्ड आ गया तो लोगों को ऑर्गेनिक और विदाउट पेस्टिसाइड्स और जम्स प्रोटेक्शन, ये 3 वर्डों से बहुत प्यार हो गया। तो आज जो खेती हो रही है उसको भले वो ऑर्गेनिक हो या ना हो, उसको ऑर्गेनिक के नाम से बेचा जा रहा है। आज जो चीज़ें मार्केट के अंदर सोल्ड हो रही हैं, सर ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, सर ये जो हमारा सूप है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, सर ये जो हमारा केचप है ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। आप अपने घर पे देख लीजिए, चटनी बनाते थे हमारे मम्मी, है ना, किसकी, टमाटर की, तो वो मैक्सिमम 2-3 डेज रहती है, उसके बाद उस पर फफूंद वगैरह आना शुरू हो जाती थी, कंज्यूम फेंक देते थे, है ना। तो 3 डेज तक मैक्सिमम हम उसका यूटिलाइजेशन। लेकिन जो केचप है जो फ्रिज में है भैया, वो 6 महीने की उसकी एक्सपायरी डेट, 2 साल की उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, आज बनाया 2 साल तक चलेगा। तो प्रिजर्वेटिव के बिना तो ये संभव है नहीं, और प्रिजर्वेटिव बेसिकली केमिकल है। तो इथिकल कंसर्न खो गया है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है जब अपन राइटिंग करेंगे, याद रखना एग्जाम में हमेशा हमको पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि एमबीए के स्टूडेंट से हमेशा आशा रहती है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, लेकिन कहीं पे भी आज हमारी जो बिहेवियरल इकोनॉमी है उसको वोलेटाइल चेंज किया जा रहा है। मीन्स कि बताया जा रहा है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना। मीन्स कि इकोनॉमी इस तरीके से रन हो रही है। अब उसमें ये एक थ्योरी है, बिहेवियरल इकोनॉमी की थ्योरी है, नज थ्योरी, इसको नजिंग थ्योरी बोलते हैं। ये बिहेवियरल इकोनॉमी के रिचर्ड टेलर साहब ने थ्योरी दी थी, है ना। इंटरवेंशन, ये पीपल इन्फ्लुएंस डिसीजन बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। नजिंग थ्योरी ये कहती है कि आपको किसी भी बंदे को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि यही प्रोडक्ट लो। आप उसको बोलो कि भैया तुम ही खरीद रहे हो, हम नहीं खरीदवा रहे, आप ही खरीद रहे हो, हम नहीं खरीदवा रहे। मतलब कि आप फ्रीडम ऑफ चॉइस में आप उसको रिस्ट्रिक्ट मत करो, लेकिन उसका बिहेवियरल पैटर्न ऐसा कर दो कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। लाइक कि जियो की 4G की सिम जब आई, ठीक है, अभी जैसे 5G के फ़ोन आ रहे हैं, जियो की 4G की सिम आ रही है, आई थी मार्केट के अंदर, तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने फ्री प्रमोशनल ऑफर निकाले कि नेट फ्री है, डेटा फ्री है, ये फ्री है, सब जने लाइन में लग के खड़े हो गए और लेने के लिए कि भैया सिम दे दो। आधा दिन की लाइनें भी लोगों ने वहाँ पे सहन करी है सिम लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ चॉइस उनको दे दी गई। अब यहाँ पर ये नजिंग थ्योरी ये कह रही है कि आप उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस तो दो, लेकिन उनके बिहेवियर पे पैरेलली कंट्रोल भी रखो।
अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड है ना, मतलब कि आपको लगेगा सर फ्रीडम ऑफ चॉइस भी दे रहे हैं और बिहेवियरल। अब कुछ चीज़ें हम जब मार्केट में लेने जा रहे हैं तब याद रखना कि कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही कि आप खरीद के लाए हैं, दुकानदार ने आपको नहीं बेची, आप खुद मार्केट में गए, आपने खुद ने डिमांड करी और आप खुद बाय करके लाए। लेकिन वो नजिंग थ्योरी का कमाल है। ये नजिंग थ्योरी क्या कह रही है? नज थ्योरी क्या कह रही है? नजिंग कह लो, नज कह लो, ये थ्योरी ये कह रही है कि आपको किसी की चॉइस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आपको अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से आय के अंदर करना, आय वैल्यूज ऐसी क्रिएट कर देनी कि वो प्रोडक्ट टेम्पटिंग हो, वो प्रोडक्ट को आपको बायर जो है वो खरीदना ही चाहे कि ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, ये नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब नजिंग आर डिजाइन टू स्टीयर इंडिविजुअल टुवर्ड द बेनिफिशियल आउटकम। बेनिफिशियल आउटकम आपको बताने हैं, एक अल्टरनेटिव चॉइस, जो अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं उनसे बेनिफिशियल आउटकम आपको बताने हैं। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, सोशल नॉर्म्स, फ्रेमिंग टेक्निक्स के सोशल नॉर्म्स के अंदर है कि ये साहब के पास होता ही है, आपके पास क्यों नहीं है ना। जैसे एनकरेज डिज़ायरेबल बिहेवियर सच एज सेविंग फॉर रिटायरमेंट। अब सेविंग फॉर रिटायरमेंट हो गई या हेल्थियर लाइफस्टाइल हो गई। अब हेल्थियर लाइफस्टाइल में देखिए आज बहुत सारे जो जूस सेंटर हैं वो गार्डन्स के बाहर अपने आप डेवलप हो गए। अब गार्डन्स में से आदमी वॉक करके निकला तो उसको लगेगा नहीं हेल्थ कॉन्शियस तो रहना ही चाहिए, थोड़ा सा आंवला एलोवेरा का जूस मेरे को पीना चाहिए, है ना, तो वो बाहर जाके ऑर्डर कर लेता है। अब ये नजिंग थ्योरी का कमाल है, यहाँ पर आपने उसकी चॉइस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करा बल्कि एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया जिससे उसको ये लगा कि वो उसने खुद खरीदा है, लेकिन वहाँ पर ये पूरा बिहेवियरल साइंस को पैटर्न को फॉलो किया गया। तो इन द नटशेल जब हमको नजिंग थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है, इट इज अ इंटरवेंशन इन्फ्लुएंस पीपल डिसीजन विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस को रिस्ट्रिक्ट करे बिना उनको इन्फ्लुएंस करना। एक तो होता है कि हमने फ्रीडम ऑफ चॉइस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर ट्रेन में जाना है तो IRCTC में ही बैठना पड़ेगा, है ना, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, यानी कि आपने चॉइस तो उसकी रिस्ट्रिक्ट कर दी। हम यहाँ पर चॉइस रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने चीज़ें ऐसी बना दी जिसके कारण बंदा ऑटोमेटिकली आपको ऑप्ट कर रहा है। इसको नजिंग थ्योरी बोलते हैं, नज थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है चॉइस आर्किटेक्ट ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। चॉइस आर्किटेक्ट बिहेवियरल इकोनॉमी कहते हैं कि एक डिसीजन मेकिंग का एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिससे इन्फ्लुएंस करा जाता है कि बायर अब हमारे ही प्रोडक्ट ले। ये नजिंग थ्योरी का थोड़ा सा एडवांस रूप कह सकते हो चॉइस आर्किटेक्ट। चॉइस आर्किटेक्ट में एक ऐसा प्रोटोटाइप बना दिया जाता है, अब ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो सकता है ना, ये फ्री सैंपल के थ्रू हो सकता है ना, ये माउथ पब्लिसिटी के थ्रू हो सकता है, ये भी माउथ पब्लिसिटी के थ्रू हो सकता है, नीड जनरेशन करके हो सकता है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे वो चॉइस उसकी ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को लेके क्रिएट हो जाए, है ना। तो चॉइस आर्किटेक्चर एक स्टार्टिंग आप कह सकते हो प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन और फ्रेमिंग ऑप्शंस टूवर्ड द डिजायर्ड आउटकम। डिजायर्ड आउटकम क्या है? प्रोडक्ट को बाय कराना। यानी कि नजिंग थ्योरी तो ये कह रही थी कि आपको चॉइस रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी है, आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना है। उसी तरीके से चॉइस आर्किटेक्चर ये कह रहा है कि कैसे उस बंदे को डिज़ायर कराई जाए, नीड जनरेट कराई जाए कि वो ये प्रोडक्ट बाय ले। और इन सब का काम क्या है, भले नजिंग थ्योरी हो, अब ये सारी बिहेवियरल पैटर्न में ही चल रही है ना, बिहेवियरल की थ्योरीज में चल रही है चॉइस आर्किटेक्चर। इनका काम यही है कि बायर को नीड जनरेट कराना, नीड है नहीं उसको जनरेट कराना। मैंने कहा वही आपकी इच्छा, ज़रूरत नहीं थी, इच्छा थी कि आप जो प्रोडक्ट बाय करके लाए, ज़रूरत नहीं थी, इच्छा थी वो प्रोडक्ट बाय करने की। ये चॉइस आर्किटेक्ट कराता है, उन इच्छाओं को जागृत करने का कार्य है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म एक बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको वापस से रीबाउंड हुआ है। जैसे कि इतिहास खुद को दोहराता है, वैसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म चला है। पहले चीन चलता था, इसमें वो ये कहता था कि हम ही बनाएंगे, हम ही खाएंगे, यही सारा, हम ना किसी को बेचेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। पहले चीन इसमें चलता था, लेकिन अब चीन एक्सपोर्ट करने लगा 1975 के बाद में। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि 30 इयर्स तक 9% उन्होंने GDP ग्रोथ करी, और आज चीन आगे है, हमसे आगे है तो है, ये बात माननी चाहिए हमको, है ना। और जितना जल्दी मानेंगे हम भी उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन ये कह रहा है कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट को ऊपर रखा जाए, बिफोर किससे, डोमेस्टिक इंटरेस्ट को ऊपर रखा जाए वर्ल्ड इंटरेस्ट से पहले।
जैसे कि रविशंकर अय्यर साहब से पूछ लिया गया, रविशंकर जी अय्यर हैं कि नहीं, सॉरी हाँ, रविशंकर जी इतना नाम याद है मेरे को, हमारे विदेश मंत्री जी हैं, उनसे पूछ लिया गया कि आप रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं तो ये तो उसके पैसे का यूक्रेन पे हमला कर रहा है, गरीबों को मार रहा है। तो उनका सीधा सीधा जवाब था कि हमारे यहाँ के बायर जो हैं वो इतने रिच नहीं हैं जितना ब्रिटेन के बायर हैं, और वो ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं, और ब्रिटेन हमसे कहीं ज़्यादा रशिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हुआ आया है। तो पहले जो नेटो कंट्रीज़ है, 30 नेटो कंट्रीज़ हैं, इनको अपने आप को रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, इसके बाद दूसरे को आउट करना चाहिए। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म आजकल हर जगह, अमेरिका फर्स्ट कर रहा है, चाइना फर्स्ट कर रहा है, इंडिया तो फर्स्ट है ही और हम इसको फर्स्ट बनाएंगे भी। तो नेशनल इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब है वर्ल्ड फोरम को ध्यान में न रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखा जाए, इसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये पहले किया जाता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब इंग्लैंड कंट्री हर कहीं पहुंच गई तो उन्होंने वर्ल्ड फोरम को ध्यान में रखने लगा, है ना। ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिससे कि डॉलर और मजबूत होता चला जाए, वर्ल्ड इकोनॉमी में दूसरे देशों को ज़्यादा फ़ायदा हो, हमारे देशों को कम फ़ायदा हो। ये चीज़ें अब आउटडेटेड हुई हैं, अब चीज़ें नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी पे चलता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड से ज़्यादा अब किसके ऊपर जोर दिया जाता है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट के ऊपर। याद रखिएगा, देशों के मध्य, मैं फिर कहता हूँ, ना कोई परमानेंट एनिमी है, ना कोई परमानेंट फ्रेंड है, केवल क्या है, परमानेंट इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी अब कंटेम्प्रेरी केसेस आप बता सकते हो कि कंटेम्प्रेरी केसेस क्या हैं इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन में। तो अमेरिका फर्स्ट की नीति कह रहा है, रशिया फर्स्ट की नीति कह रहा है, चाइना फर्स्ट की नीति कह रहा है, मेड इन इंडिया का कंसेप्ट आया है, मेक इन इंडिया, इंडिया भी इसके अंदर मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेकर आया है। ये सारे के सारे कंटेम्प्रेरी केसेस हैं जो इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन के बारे में हमको बताते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी ट्रेड डील्स भी करी जाती हैं, टैरिफ भी लगाए जाते हैं, जिसमें हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने से, और इंडिया में इंपोर्ट को जो करते हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट को प्रमोटिंग की एक्टिविटी करी जाती है। ठीक है, फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश से जब जुड़ जाती है तो उसको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे वो हमारे गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज शेयर करते हैं। अब जैसे कि हम इजराइल के साथ शेयर करते हैं, इजराइल हमारे साथ टेक्नोलॉजीज शेयर करता है ना। हम रशिया के साथ शेयर कर रहे हैं, हम अमेरिका के साथ शेयर कर रहे हैं, चाइना के साथ भी शेयरिंग चल रही है, और वो भी हमारे साथ गुड्स एंड सर्विसेज शेयर कर रहे हैं, जिससे एक ट्रेड का सर्कुलेशन बना हुआ होता है। इसलिए वॉर भी एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म के अंदर होती है। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर। इससे ट्रेड बैरियर्स भी कम किए जाते हैं, और इसमें हम गुड्स सर्विसेज शेयर करते हैं और कस्टम यूनियंस बनाते हैं, जिससे मिलकर आगे बढ़ा जा सके। मिलकर आगे बढ़ने का मतलब डेवलप किया जा सके। इंक्रीज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सारी के सारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब समझ गए, यानी कि गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी शेयर करना और ऐसे ट्रेड रूल्स बनाना जिनसे दोनों देशों को फायदा हो, है ना। ये सिंपल सी बात है। इसके चैलेंजेस तो सिंपल हैं, क्योंकि डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिक्कत आती है, हर देश अपने आप को आगे रखना चाहता है, ये चैलेंजेस हैं। और अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा, स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होगा। यही पॉइंट अपन को ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं अपन शेयरिंग इकोनॉमी पे। मेरे को पता है थक गए होंगे, 27 मिनट से मेरे को धारा प्रवाह सुन रहे हो, लेकिन क्या करें, अब एग्ज़ाम है और हमको पढ़ना है, थोड़ा सा ही आगे का बचा है, अपन जल्दी से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, है ना। शेयरिंग इकोनॉमीज, शेयरिंग इकोनॉमीज क्या होता है, एक तो अपन ने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सुना, है ना। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का ही सबसेट कह दो शेयरिंग इकोनॉमी, देवल नाम बदल दिया है। शेयरिंग इकोनॉमीज के अंदर हम हमारी जो एरिया है दूसरे देश को बिजनेस के लिए दे देते हैं, है ना। जैसे कि श्रीलंका ने अपना चीन को दे दिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डील चल रही है ना। जिससे क्या होता है कि वहाँ पर हमारा एक इकोनॉमिक हब बन जाता है, हम हमारे देश के रिसोर्सेज दूसरे देश को यूज़ करने के देते हैं। बेसिकली इसके अंदर छोटे देश ये ज़्यादा प्राथमिकता से करते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, और बड़े देश इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको अब ओवर एक्सप्लोटेशन करना है, उन्होंने उनके देश के तो रिसोर्सेज यूज़ कर ही लिए। तो शेयरिंग इकोनॉमीज हम हमारे गुड सर्विस रिसोर्सेज यूज़ करते हैं दूसरे देशों के मध्य, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी हो सकता है, लाइक कि हमारी टेक्नोलॉजी, जापान की टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी क्या बन रहा है हमारे देश में, बुलेट ट्रेन, है ना। तो इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, जापान से आ रही है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बना चुके हैं और वो उसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन पे चल रहे हैं। वहाँ पर 6G 7G की बात करी जा रही है, 6G 7G 6G एंड पे चल रहा है, 7G की बात करी जा रही है, हमारे यहाँ 5G स्टार्टिंग एज में। तो इसलिए, है ना,
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन किया जाता है, एसेट्स का यूटिलाइजेशन हो सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम हमारी इकोनॉमी को शेयर करते हैं। इकोनॉमी को शेयर करना गुड सर्विसेज और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को शेयर करना ही है, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल बिजनेस मॉडल। अब प्लेटफॉर्म जो मॉडल था उसके अंदर क्या होता है, एक एरिया बना दिया गया। पहले तो इसको एरिया की तरह समझो, बेसिकली ये एप्लीकेशन होती है, इस एरिया बना दिया गया। अब इस एरिया बनाने पे जैसे कि एक कहीं पे कोई ऐप बना दी जहाँ पर किसी ने जॉब पोस्ट करी और एम्प्लॉयज़ ने, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने उसके लिए अप्लाई करा और वहीं पे उसका सिलेक्शन हो गया और उसको कंपनी ने हायर कर लिया। तो ये होता है हमारा प्लेटफॉर्म, जहाँ पर सब जने एक साथ मिल जाते हैं और अपनी बात कर लेते हैं, जिसको जो नीड होती है वो बता देता है और सारा काम किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल होता है। प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल के अंदर बायर, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर सारे इंटरकनेक्टेड जॉइंट होते हैं। ये हो सकता है किसी एप्लीकेशन पे हो सकता है किसी वेबसाइट पे हो सकता है कहीं पे ट्रेड फेयर लगा के बैठे हों, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें डिजिटली या नॉन डिजिटली दोनों अलाउड हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म का मतलब इज अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, जहाँ पर सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स, बायर, सेलर इंटीग्रेटेड होते हैं और अपनी नीड्स फुलफिलमेंट करते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में क्या था? ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं थी। एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करी जाती थी। प्रोड्यूसर कुछ प्रोडक्शन लाता था, फिर मार्केटिंग चैनल उसको आगे बढ़ाती थी। सेल्स चैनल ही होती थी, मार्केटिंग तो होती थी नहीं। सेल्स चैनल उसको आगे बढ़ाती थी, सेल्स करी जाती थी और फैसिलिटीज़ करी जाती थी। ये जो रिटेल आउटलेट पर प्रोडक्ट आता था, फिर कंज्यूमर उसको बाय करता था। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म चलता था, सिंगल ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल चलता था। यहाँ पर तो सभी एक जगह आ गए हैं और प्रोडक्ट बाय भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। लाइक अमेजॉन पे क्या हो रहा है, फ्लिपकार्ट पे क्या हो रहा है, बायर भी हैं, सेलर भी हैं। अब अमेजॉन पे हमारी किताब भी है, हम सेलर भी हैं, बच्चे भी हैं जो बाइंग कर रहे हैं, है ना। और अमेजॉन वहाँ पर एक मार्केट प्लेस डेवलप करके गया है जहाँ से सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। तो ये था आज हमारा प्लेटफॉर्म मॉडल। ट्रेडिशनल के अंदर हम बुक स्टोर्स पे बुक रखते थे और बच्चा वहाँ से बुक बाय करता था, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्यूचर फॉर वर्क। डिफरेंट टाइप प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे कि डिफरेंट कंपनीज के कुछ नाम याद कर ले। लाइक गिग प्लेटफॉर्म क्या है, फ्रीलांसर्स हो गया, अपवर्क हो गया, ये वेबसाइट्स आपके गिग प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पर आ जाते हैं। सर्विस प्लेटफॉर्म लाइक आप अर्बन क्लैब की जो सर्विसेज ले रहे हैं वो सर्विस प्लेटफॉर्म में है। यहाँ पर बायर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर सब एक साथ जुड़कर कोई काम कर रहे हैं और सब उसी पोर्टल पे आके चीज़ें चेकआउट कर रहे हैं। लाइक रेड बस हो गया, अभी बस हो गया, है ना, जहाँ से हम बस बुकिंग भी कर रहे हैं और बस इन भी हो रही है और आउट भी हो रही है। यानी कि डीलर भी उसी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है और बायर भी उसी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है और सर्विस प्रोवाइडर भी उसी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है। तो वो प्लेटफॉर्म के अंदर हो गया, उसमें गिग हो गया, सर्विस प्रोडक्ट हो गया और सर्विस प्लेटफॉर्म, ठीक है, याद हो गया ना। गिग होती है छोटी छोटी एक्टिविटी, लाइक जो फ्रीलांसिंग है, 1 घंटे का मेरा लेक्चर ले लिया आपने तो वो गिग टास्क हो गई, ठीक है। अब फ्यूचर वर्क के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्केलेबिलिटी होती है, सिंपल होता है, कन्वीनियंट होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज में, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस जैसे कि हम गोस्ट राइटिंग का काम करते थे। जैसे कि जब मैं PhD कर रहा था तब थोड़ा मेरा रिसर्च का वर्क ज़्यादा था, तब मैं गोस्ट राइटर था। गोस्ट राइटर का मतलब कि कोई भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर मेरे को हायर करता था और मैं उसके लिए 1 पेज 2 पेज का कंटेंट राइट करता था और बदले में हम तो उसको $5 $10 तक चार्ज करते थे 1 पेज के, है ना। $10 यानी 700-800 रुपये कुछ चार्ज होता था। उस समय तो 60-70 रेट था, तो 70 रुपीज़ हमको कुछ मिलते थे $1 के हिसाब से। तो इतना ही 300-350-400 रुपये 1 पेज के मिल जाते थे। वो कहलाती थी गिग वर्क। अब ये गिग वर्क आने से उनको क्या फैसिलिटी होती थी? एक तो वो फ्लेक्सिबल होता था, दूसरा डिफरेंट ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल थे। कोई 350 में भी बना रहा है, कोई 5000 में भी बना रहा है। अब फॉरेन के जो राइटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स, वो थोड़े से कॉस्टली ज़्यादा थे। हमारे इंडियन जो कंटेंट राइटर्स हैं वो थोड़े से पैसे में कम मिलते थे। हमारे लिए 350 बड़ी बात थी और उनके लिए 350 छोटी बात थी, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन में हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करता है, मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। तो प्लेटफॉर्म बिजनेस आज ज़्यादा चल रहा है, बिजनेस मॉडल ऑन द बिहाफ ऑफ द ट्रेडिशनल भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि ट्रेडिशनल बंद हो गया, किताबें आज भी मिल रही हैं, ऑनलाइन भी मिल रही है और ऑफलाइन भी मिल रही हैं। बट जो ऑनलाइन मार्केट है वो ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ कर रहा है क्योंकि इसके अंदर कन्वीनियंट हो रहा है ये सब के लिए। तो यहीं पे हमारी पूरी की पूरी
3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ भी जुड़े रहिए। जय हिंद।